हाय हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे बहनों। तो आप सबको इस एपिसोड नंबर 3 के अंदर स्वागत है एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 3। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इक्विलिब्रियम से आपके आईसीएसई पेपर में क्वेश्चंस आएगा, ये तो गारंटी है। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मत भूलना कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक इक्विलिब्रियम। तो क्या है ये इक्विलिब्रियम, चलिए जानते हैं। When a number of force acts on a body and it does not changes its state of motion, either it is rest or in some uniform motion or in some rotatory motion or in some linear motion, मगर फोर्स अप्लाई करने में उसका बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज होगा, तब द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। यस, आपने सही सुना। When a number of force does not change its state of rest or motion, either linear, rotational motion, then the body is said to be in equilibrium. तो मैं ये कह रहा हूं कि एक बॉडी है, वो रेस्ट पे भी है, चलिए वो मानते हैं कि रेस्ट में है, नहीं तो कोई रोटेटरी मोशन में है, नहीं तो कोई यूनिफॉर्म मोशन, जस्ट मूविंग इन लीनियर पाथ, पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स डाला गया है, पर उसके स्टेट ऑफ मोशन आइदर इट इज एट रेस्ट और आइदर इज इट एट सम यूनिफॉर्म मोशन, आइदर इट इज एट इन सम रोटेटरी मोशन, बट इट डज नॉट चेंजेस इट्स टाइप और स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि रेस्ट में था, फोर्स अप्लाई करने में भी रेस्ट में है, यानी कि लीनियर मोशन में था, फोर्स अप्लाई करने में भी लीनियर मोशन में ही है, यानी कि रोटेटरी मोशन में ही है। जब फोर्स अप्लाई किया है फिर भी रोटेटरी मोशन में है, तब उस टाइप के बॉडी को, उस स्टेट ऑफ क्या बोलते हैं, सिचुएशन जो बॉडी है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो आपने सही सुना, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो चलिए अब हम जानते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। चलिए, तो भाई लोगों और बहन लोगों, पहला टाइप है हमारा क्या 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 क्या, अरे यार क्या था वो, डोंट वरी, मुझे पता होगा क्या है। बोले तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, आपको जैसे स्टैटिक वर्ड आता होगा तब आपको पता हो, क्या आपके माइंड में आना चाहिए, तो बॉडी इज इन स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रेस्ट, मूव नहीं हो रहा, ऐसा कुछ तो आएगा ना आपके माइंड में। तो आपने सही सुना, दैट इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इट सेज द क्या देता हूं इधर, द नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड। ये मेरा लेमन लैंग्वेज है, not a particular definition, but it's for understanding. The number of forces applied, but the body does not change its state of motion, state of rest, not in motion. It is not in motion, state of rest. The number of forces applied, but the body
does not change in its state of rest. यानी कि ये बोल रहा हूं मैं, एक बॉडी रेस्ट पे था, पर कितना फोर्स अप्लाई करने में भी वो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करा, यानी कि मोशन में नहीं, यानी कि मूव नहीं हुआ, पर एट द एंड रेस्ट में ही था फोर्स अप्लाई करने में भी। ये है रेस्ट, सॉरी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या आपने सही सुना? यस, स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये कहता है द body does not changes its state of rest even if the forces are applied on it. सिंपल, सिंपल, ओके। तो चलिए हम इसके एग्जांपल के बारे में पढ़ते हैं। मैं उल्टा कर दिया, आप समझ लीजिए यार, थोड़ा क्या डेफिनेशन भी थोड़ा सा आपका नॉलेज चेक करता है, ओके, तो चलेगा। बट इट इज नॉट, आई सेड इट इज नॉट द पर्टिकुलर डेफिनेशन। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा लिखा आपको ये रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तो पर्टिकुलर डेफिनेशन हो जाएगा। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मीनिंग अभी भी मीनिंग पे है, बट क्या बोलते हैं वो इंग्लिश वाला सेंटेंस फॉर्मेशन हो है, तो रिवर्स करने पे बराबर हो जाएगा, यानी कि ठीक हो जाएगा। चलिए इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल भाई लोगों बहन लोगों ये है कि द बुक ऑन द टेबल, बुक ऑन द टेबल, बुक ऑन द टेबल। तो इस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देने वाला हूं प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये रहा बुक, इतना मोटा बुक, ओके, ध्यान से मैं समझो ये मेरा हाथ है ना, वो टेबल का टॉप ऑफ द सरफेस, ओके। व्हाई द बुक इज नॉट मूविंग? सोचो मैं कुछ भी फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा, इट इज एट द टॉप ऑफ द टेबल। ये समझो मेरा हैंड, द बुक इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द मोशन, बट इट इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, बिकॉज यहाँ पर हमारा नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। पहले मैं बोल रहा था, इधर हमारा ग्रेविटी एक्ट हो रहा होगा, ग्रेविटी, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, एंड इधर हमारा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। यानी कि मैं बोल रहा हूं, जैसे कि मैंने बोला ये टेबल का टॉप सरफेस, आपको पता चला होगा, छोड़ो, टॉप सरफेस, इधर मेरा बुक रखा गया, ओके, इधर मेरा बुक है, इधर मेरा बुक है, बुक समझो यार, बुक कैसे है समझो यार, ओके। इधर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर डाउनवर्ड्स। इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड्स हमारा नॉर्मल रिएक्शन। आपको पता ही होगा ना नॉर्मल रिएक्शन, जो भी बॉडी है जब वो सरफेस पे रखा गया है तो परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्ट हो रहा होगा जो अपने जिस वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है, वो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ से फॉर्म हुआ है, यानी कि ये समझाता था एवरी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, द सेम थिंग। सो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यानी कि ऑपोजिट रिएक्शन देने के लिए नॉर्मल रिएक्शन तो साइंटिस्ट लोगों ने बनाया होगा, तो बैलेंस रखा है ना, इट्स क्या बोलते हैं, ये एक ये क्या बोलता है, एक मीनिंग देता है ना नॉर्मल रिएक्शन, तो ये एक बैलेंस कर रहा होगा वो, ये स्टेट पे है, मूव नहीं हो रहा, यानी कि कुछ तो बैलेंस हो रहा होगा। इधर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, एवरी पार्ट, एवरी इंडिविजुअल एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस हो तो बैलेंस, बट इट इज नॉट मूविंग डाउनवर्ड्स बिकॉज समथिंग इज क्या ऑपोज हो रहा होगा, तो वो है नॉर्मल रिएक्शन हमारा, तो वो ऑपोज हो रहा होगा, यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। तो इट्स परफेक्ट एग्जांपल फॉर न्यूटन थर्ड लॉ, ये बैलेंस करने के लिए। तो ये भी सेम, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स समथिंग कितना न्यूटन से अप्लाई करना होगा, उतना नॉर्मल रिएक्शन इतना न्यूटन से अप्लाई करो, तो बॉडी इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये हमारा होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल। द नेक्स्ट टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम इज, मैं इधर ही चेंज कर देता हूं भाई, और फिर से नहीं लिखूंगा, डायनामिक, डायनामिक, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम।
क्या है, तो एग्जांपल नेक्स्ट टाइप है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक नाम सुनते ही आपको आना चाहिए समथिंग, द बॉडी इज समथिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन सम मोशन। डायनामिक का मतलब मोशन, राइट। डायनामिक का ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा, डायनामिक मतलब कहीं तो एक मोशन सा हो रहा है, ऑब्जेक्ट का मोशन, वो आपको फील, यानी कि आपको माइंड में पिक्चर आ रहा होगा। सम pictures are coming into your mind when you think about this dynamic, right? The picture says some object is in motions, right? तो ये सेम यही मैं बात कर रहा हूं, मगर इस बार नॉट द डायनामिक वन, आई एम सेइंग द डायनामिक इक्विलिब्रियम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। वो क्या है डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्या कहता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहता है द बॉडी does not changes its state of motion, either linear or rotational motion. ठीक तरीके से लिख देता हूं इसलिए, either linear or rotational motion. कुछ वही तो, linear or rotational motion. The body does not changes its state of motion, either linear or rotational motion, when number of समझ में, number of forces or number of इस ये forces linear के लिए and number of moment of forces rotational के लिए, moment of forces when number of moment of forces or number of moment of forces applied on it. क्या समझ में आपको? यस, मैं आपको समझा रहा हूं। द बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि द बॉडी में कोई बदलाव नहीं आएगा उसके मोशन में। बात सुन लो, उसके मोशन में, नॉट द रेस्ट, उसके मोशन में। इधर मैं बोल रहा हूं उसके मोशन, आइदर इट्स लीनियर मतलब सम यूनिफॉर्म मोशन में, और रोटेशनल मोशन गोल गोल घूम रहा है विद समथिंग, विद सम टॉर्क, विद सम मोमेंट ऑफ फोर्स। व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस और नंबर ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस रोटेशनल के लिए अप्लाइड ऑन इट। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ फोर्सेस भी अप्लाई हो रहा है, नंबर ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस भी अप्लाई हो रहा है, मगर द बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड, बॉडी डज नॉट चेंज इट्स मोशन, यानी कि द बॉडी इज मूविंग इन सम कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है, यानी कि यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा है, मगर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं है। क्या? जब फोर्सेस अप्लाई उसके ऊपर हो गया। यस, अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, तब क्रिस्टल क्लियर होगा ये टॉपिक। एग्जाम्पल क्या बोल रहा हूं मैं? चलिए कार का एग्जाम्पल है। क्या मैं एरेस कर दूं? चाहिए तो कॉपी कर लो, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है, कॉपी कर लो। इधर एरेस कर दूं, थोड़ा सा चाहिए यार, देख लो क्या बोल रहा हूं अभी, देख लो। मैंने बोला कार का एग्जाम्पल ना, कार का एग्जाम्पल देख लो। एक कार मूव हो रहा है, कार का डायग्राम ऐसे ना पहुंची, कोई तो ये कार समझ लो, आइदर बीटल है, बेंटली, कुछ तो कार, मुझे पता नहीं कार के नाम उतने मुझे मालूम नहीं कार के नाम, तो समझो ये कार है, इसका विंडो छोड़ दो, कार है, ओके। इट इज मूविंग इन द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ सम, मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट मान लो कि 60 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा, डेल्टा वी जीरो चेंजेस, डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, राइट।
v रिप्रेजेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब 1 मिनट पे 60 किलोमीटर पर आवर था और 2 मिनट्स पे भी 60 किलोमीटर पर आवर था, यानी कि कांस्टेंट था, यानी कि डेल्टा v इज जीरो, यानी कि डेल्टा v इज जीरो। सिंपल। डेल्टा v जीरो हो गया तो क्या आपको एक्सिलरेशन मिलेगा? नहीं, एक्सिलरेशन इज ऑल्सो जीरो। एक्सिलरेशन रिप्रेजेंट्स डेल्टा v बाई डेल्टा टी। टाइम चेंजेस, मैंने 1 मिनट में बात किया, डेल्टा v ऑलरेडी जीरो था तो जीरो बाई सम वन इज इक्वल टू जीरो, एक्सिलरेशन भी जीरो। एक्सिलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स एक्टेड ऑन इट, नेट फोर्स एक्टेड ऑन इट इज ऑल्सो जीरो बिकॉज F इज इक्वल टू ma। जब ये ही जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो। मैंने तो आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दिया ये कैसे क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहे हैं कार के ऊपर, जो जीरो करवाने के लिए, जो इस कार को कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करने के लिए हेल्प कर रहा है, उसको मैं समझ। फर्स्ट, इंजन का पार्ट। इंजन, जो इंजन है ना, वो कुछ वेलोसिटी, वो इंजन पुश कर रहा है कार को। इंजन इज पुशिंग द कार विथ सम फोर्स। मान लो कि 500 न्यूटन, मान लो कि 500 न्यूटन। इंजन इज इंजन, पहले लिख देता हूं, इंजन इज पुशिंग कार फॉरवर्ड। न्यूटन 500 न्यूटन फोर्स, एफ, एफ पुश लिख देता हूं ना। एंड कार तो पुश हो रहा है ऑन द रोड, मूव हो रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स तो एक्ट हो रहा होगा ना। फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स opposes the state or opposes the body which is in motion। जबकि मैं चल रहा हूं इधर, ऑपोजिट में एक फोर्स एक्ट हो रहा होगा, वही तो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, कॉमन है ना। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज द ऑपोजिंग मोशन फॉर अ मूविंग बॉडी, राइट। ये तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स पे एक्ट हो रहा होगा। रियल लाइफ में ये रेजिस्टेंस, ड्रैग, एयर ड्रैग, यानी कि हवा भी हमारा मोशन को रोक सकता है ना, उसको हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस। तो वो भी एक्ट हो रहा होगा ना इस कार के लिए, प्लस एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। देन द कार, सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एयर रेजिस्टेंस। अगर इस कार को वेलोसिटी कांस्टेंट में मूव होना है, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर में मूव होना है, तो डजंट दिस मीन ये भी ये इक्वल होना चाहिए जब नेट फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे? कब? जब ये दो इक्वल हो जाएंगे, देन इसका फोर्स 500 न्यूटन है तो इसका फोर्स भी 500 न्यूटन होने पर ही क्या हमको वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगा? क्या हमको वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगा? यस, हमको ये मिलेगा। यानी कि मैं बोल रहा हूं एफ पुश, एफ रेजिस्टेंस इज इक्वल, यानी कि net force, because these are in opposite direction, we can write fp minus fr as equal to 0, as we have 500 newton minus 500 newton is equal to 0। ये रहा मेरा सिंपल और कॉम्प्लेक्स। आपके लिए कैसे लगा वैसे आपके ऊपर छोड़ दो, पर इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आपको मैंने डायनामिक इक्विलिब्रियम में दिया। प्लीज आप इसको समझिए और इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए और इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली, क्रिस्टल क्लियरली समझिए। ओके, क्या आप सबको क्लियर हो चुका है? देन विल मूव ऑन। पहले मूव होने से पहले, नेक्स्ट टाइप पे मूव होने से पहले मैं और एक एग्जांपल देता हूं। एरोप्लेन जब मूव रहा है ना, सोचो जो एरोप्लेन एयर में ही मूव होता है, एट अ पर्टिकुलर टाइम में एरोप्लेन सेम लेवल में मूव होता है, सेम लेवल में। ओके, जब यही सेम लेवल में मूव हो रहा है, क्या आप नहीं समझते कि
कोई फोर्स एक्ट हुआ तो ऐसे वैसे जाएगा नहीं, तब वो एग्जाम्पल होगा हमारे डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए. इट इज इन मोशन, एब्सोल्युटली इट इज इन मोशन, बट इट इज नॉट कमिंग अप एंड डाउन बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट हो रहा है, मगर इट इज गेटिंग कैंसल्ड आउट बिकॉज ऑफ इट इज गेटिंग कैंसल्ड आउट बिकॉज जो इधर लिफ्ट कर रहा है, इधर जो लिफ्ट हो रहा है, लिफ्ट इस तरह हो रहा है ना एरोप्लेन का, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इस डाउनवर्ड्स एक्ट हो रहा है, लिफ्टिंग अपवर्ड्स, अपवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स. पर लिफ्टिंग अपवर्ड्स का भी फोर्स इक्वल है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का भी फोर्स इक्वल है, देन इट इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, देन द बॉडी इज इन मोशन एट द सेम लेवल. एंड इसके मोशन में भी कुछ ये, क्योंकि ये भी कांस्टेंट स्पीड में यानी कि 500 किलोमीटर पर आवर समझो मूव हो रहा है, तब भी इसका इंजन इस जगह मूव हो रहा है, इस जगह पुश कर रहा है उसको, थ्रस्ट ऑफ द एरोप्लेन इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है एरोप्लेन को मूव कराने के लिए. पर एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में उसको अपोज कर रहा है. ये इंजन का जो है थ्रस्ट एंड द एयर रेजिस्टेंस सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इट इज गेटिंग कैंसल्ड आउट एंड दैट्स व्हाई द एरोप्लेन इज मूविंग विद सम कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज मैंने बोला 500 किलोमीटर पर आवर. ये रहा और एक एग्जांपल ऑफ दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो जैसे कि मैंने बोला, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं. नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं. नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं क्या? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पहले मैं थोड़ा सा लिख देता हूं क्या बोलता हूं. व्हेन द बॉडी इज slightly moved, slightly moved, slightly moved, and it attains, and it attains नहीं, when the body is slightly moved, the body is slightly moved and it reaches the new position. थोड़ा नीट से लिखता हूँ यार, ये थोड़ा मार्कर आदला हो चुका है. The new position where the body does not move forward or come backward. Then the body is said to be in neutral equilibrium. Neutral equilibrium spelling देखो यार, spelling. Neutral equilibrium. तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ? When the body is slightly moved, the body is slightly moved and move तो हो रहा है and it reaches the new position. Body move होके एक नए पोजीशन में आता है, where जहां the body does not move forward. In that position, the new position that has attained when it is moved from a particular position A. समझाता हूँ तेरा. I pushed yes let this be a flat something pathway. Okay,
and from point A, I pushed this object, and it slowly attained a new position B. बॉडी ने बॉडी को मैंने ए पोजीशन से स्लाइटली मूव किया, यानी कि पुश किया, तो बॉडी ने धीरे धीरे ट्रैवल करके बी पे आ गया. एट द पोजीशन बी in new position, I said new position, the body does not move forward, does not move forward, does not move forward, or it does not come backward, does not come backward, come backward. Means when the body is in the new position, the body does not come backward or it does not go forward. It is at the state of rest at that position now. Yes. आपने सही समझा. मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं मैं. आप एग्जाम्पल है when the football is rolled on ground. समझो एक फुटबॉल है. फुटबॉल को मैंने ग्राउंड पे रोल कर दिया, यानी कि पुश सम फोर्स दे दिया, पुश कर दिया. इट इज रोल्ड ऑन द ग्राउंड, रोल कर दिया. आपने रियल लाइफ में तो देखा ही होगा, फुटबॉल को रोल कर दिया, एट अ पॉइंट वो फुटबॉल जाके खड़ जाएगा एक पोजीशन में जाके खड़ जाएगा. उस पोजीशन पे वो रेस्ट पे रहेगा, यानी कि वो फॉरवर्ड भी नहीं जा रहा, बैकवर्ड भी नहीं जा रहा, और कोई मोशन भी नहीं दिखा रहा, सीधा रेस्ट पे आ रहा है. इस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ठीक समझा आपने? इस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो जैसे कि मैंने इस इक्विलिब्रियम को क्रिस्टल क्लियर कर दिया, अब चलते हैं हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे. उस टॉपिक को जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बता देता हूं. ओके, द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे बहुत सवाल भी बनते हैं, उससे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पेपर में, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उस टॉपिक के एप्लीकेशन से आपको प्रॉब्लम्स पूछते हैं ज्यादातर, एंड डिफिनेशन भी थोड़ी बहुत बार पूछा गया है. तो द टॉपिक नेम इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स. क्या बोलता है ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स? The principle of moment of force says that the body does not changes its state of rotatory motion when the number of external moment of force is applied on it. यानी कि the net moment of forces on it is always zero. That the principle of moment of forces that says कि the body does not changes its state of rotatory motion even when the external
even when the external moment of force is applied. Moment of force applied on it. Means net moment of force for this condition is always zero. सही समझा? The body does not change its state of rotatory motion even when the external moment of forces is applied on it. Means the moment of forces is equal to zero. जब बॉडी रोटेट हो रहा होगा, बॉडी तो रोटेट हो रहा है, समथिंग ऐसे समझो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, उस बॉडी पे मैंने एक मोमेंट, थोड़ी बहुत मोमेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाई कर दिया, फिर भी द बॉडी घूम रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अप्लाई करने में भी वही डायरेक्शन में घूम रहा है, विद सेम वेलोसिटी, विद सेम फोर्स, विद सेम रिदम, वही उस रिदम पे ही मूव हो रहा है, चेंज नहीं हुआ, तब नेट मोमेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट इज जीरो होगा. क्योंकि क्या बोलता है, क्या बोला मैंने लास्ट प्रीवियस एपिसोड में, क्या बोला था, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स ऑफ फोर्स एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स ऑफ फोर्स. क्या मैंने समझाया नहीं था, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स होगा एंड क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स नेगेटिव होगा. यस, यानी कि मैं बोल रहा हूं, जब हम ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या आपको समझ में नहीं आता कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्सेस? क्या आपको थोड़ा सा फील नहीं हो रहा? तभी ना प्लस माइनस सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि प्लस 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 भी सेम मैग्नीट्यूड, माइनस 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 भी सेम मैग्नीट्यूड, जब उसको हम थिंग्स को एड अप करते हैं तब जीरो आएगा, तो जीरो आने पर नेट मोमेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. एंड वी सैटिस्फाइड दिस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स. यस, तो यही हमको एक प्रिंसिपल है, द मेन प्रिंसिपल एंड द मेन फॉर्मूला टाइप नहीं बोल सकता, द मेन क्या बोलते हैं, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग और सम क्या बोलते हैं, सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन को हम एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि, तो डार्क में लिख देता है, एंटी क्लॉकवाइज moments of force is equal to clockwise moments of force. और मेरे दोस्तों, इस सिचुएशन, यानी कि इस फॉर्मूला बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हो, इस थिंग को और इस सिचुएशन को और इस फॉर्मूला को, इक्वेशन को याद रखना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि इस टॉपिक, इस सिचुएशन और इस इक्वेशन से आपको प्रॉब्लम्स में बहुत मदद लगेगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो यहीं से उठाया जाता है, इस टॉपिक से उठाया जाता है, इस फॉर्मूला से उठाया जाता है. आपको मैं न्यूमेरिकल सेशन में इसको अप्लाई करने को सिखाऊंगा प्रॉब्लम्स में. ओके, तब तक के लिए वेट एंड वॉच द एपिसोड्स क्लियरली एंड क्लियरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट. ओके, तो जैसे कि मैंने बोला, द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? Center of gravity is the point where the whole weight of that object is supposed to be concentrated or act. Yes, एक body है, just think of a rigid body, and उस rigid body का ऐसा point होगा, जहां उसका बॉडी का होल वेट, यानी कि होल वेट उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होगा, यानी कि
एक्ट होगा। कैसे बोलूं, एक बॉडी था, उसके रीजन, उसके कोई तो पार्ट पे, वही तो एक पॉइंट पे, चाहे इधर समझो चाहे इधर समझो, बेसिकली इस बॉडी को देखे आपको इधर सेंटर, यानी कि सेंटर पे द बॉडी, द होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी एक्ट ऑन इट, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इट, ऑन दैट पॉइंट। और ऐसा भी बोल सकते हैं द पॉइंट where, यानी कि center of gravity is a point where the number of external forces acted, the number of external forces acted, or the number of moment of force applied or acted on it is always zero। क्या बोल रहा हूं मैं? It is the point, पहला पॉइंट मैंने बोला, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। पहला पॉइंट है हमारा, it is the point where whole weight is supposed to be concentrated, पहले लिखता हूं, concentrated और एक्ट ऑन इट, यानी कि एक फोर्स उसके ऊपर ही एक्ट होगा, वैसे समझो। एंड पॉइंट वेयर, इट इज अ पॉइंट वेयर द नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स applied on it is zero, and number of moment of force applied on it is zero। ऑलवेज ये कंडीशन भी ऑलवेज। एक समझो, इस पेन का मास कहां पर एक्ट होगा, बेसिकली आपको समझ में आएगा। एक समझो ये पेन है, और समझो इससे ही एक रॉड समझो, इसका पॉइंट आपको समझेगा, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेसिकली आपको पहले ही इसके सेंटर पे ही एक्ट होगा, इसके सेंटर यानी कि जियोमेट्रिकल सेंटर पे ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। क्योंकि जहां हम इसे बैलेंस करते हैं, ये तो बैलेंस नहीं हो रहा मेरे दोस्तों, जहां हम बैलेंस करते हैं वहीं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो नहीं होगा ना, क्योंकि जहां मैं बैलेंस कर रहा हूं, क्या आप समझेंगे कि उसका फोर्स एक्ट हो रहा होगा उधर? नहीं, क्योंकि वही एक पॉइंट है जहां हमको एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करने पे भी जीरो होगा और मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने पे भी जीरो होगा। एक नेट एक्सटर्नल फोर्स में लिखने भूल गया, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज जीरो, ओके, और नेट मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज जीरो ऑन दैट पॉइंट। वही हम बोलते हैं कि बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जहां पर द बॉडी गेट बैलेंस्ड, जब हम बैलेंस करेंगे। जैसे कि इस पेन को मैंने इस उंगली पे ऐसे रख दिया, तो यहाँ कहीं तो समझो ऐसे, किधर है इसका बैलेंस? मिल रहा नहीं है इसका बैलेंस, समझो ये है ना, जहां अभी खड़ा था, ये क्या है, यही इस रीजन पे ही आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा। यस, बिकॉज इट्स अ बैलेंसिंग पॉइंट, जहां आपका नेट forces is zero and net moment of forces is zero at that point, and this is the point where the whole weight is supposed to be concentrated or act। सही समझो, बैलेंसिंग पॉइंट ही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मैं एक लेमन लैंग्वेज आपको समझाने के लिए ऐसे बोला। तो जैसे कि हमने क्रिस्टल क्लियर कर लिया इस कॉन्सेप्ट को,
अब हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम बात करेंगे, जाने। लेट्स नो अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आई कैन से द रॉड। पहला है द रॉड। क्या रॉड ऐसे नहीं दिखता? यस, ऐसे दिखता है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी कि इधर एक्ट नहीं होगा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट geometrical center. And the next is our ring. क्या रिंग ऐसे नहीं रहता? यस। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे नहीं होगा। क्या सेंटर पे नहीं होगा? एब्सोल्युटली यस, सेंटर पे ही होगा, एंड एट द जियोमेट्रिकल सेंटर। एंड और एक बात, सर्कुलर डिस्क मतलब जैसा कि प्लेट होता है, प्लेट तो फर्स्ट सर्कल पे आके ऐसे एड्ज में ऐसा कर देता है, बट रिमूविंग दैट एडजस डजंट इट सीम्स लाइक द फ्लैट प्लेट्स, दैट इज ओनली सर्कुलर डिस्क। यानी कि ये हॉल, इधर रिंग मतलब सिर्फ रिंग होगा, उधर बीच में सब दिख रहा होगा, यानी कि इट इज नॉट द फुल्ली कवर्ड पार्ट। रिंग इज पार्शियल, यानी कि एडजस में कवर होगा रिंग तो पता है ना, दिखता है। वो सर्कुलर डिस्क है, फुल्ली ऑब्जेक्टेड है, फुल्ली क्या कंपोज्ड ऑफ द मटेरियल्स, यानी कि लाइक प्लेट समझो ऐसा। थोड़ा सा बाहर कर देते हैं, क्यों मैंने ड्रॉ कर देता सॉलिड वाला सर्कुलर डिस्क, सेम ज्योमेट्रिकल सेंटर। एंड नेक्स्ट हमारा होगा सर्कुलर डिस्क होगा, रिंग होगा, रॉड होगा, हमारा सिलेंडर। क्या आपको सिलेंडर रॉड के जैसा नहीं दिखता क्या? सिलेंडर तो ऐसा है, रॉड भी सेम, ये भी सिलेंडर, रॉड भी ऐसे ही दिखता है ना, थोड़ा बहुत नहीं, रॉड भी सिलेंडर का एग्जांपल है, छोटा वाला वर्जन पे तो दिखता नहीं कि ये रॉड ऐसा है, यानी कि सिलेंडर ऐसा है, एंड इसका एक्सिस एट द मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर, सेम। नेक्स्ट हम समझेंगे स्फीयर। से कर देते हैं यार, सबको समझ में आ गया ना? कॉपी कर लो तो कॉपी करना चाहिए तो कॉपी कर लो। आप सबको नीड है तो नीड होगा ही ना, और टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ये वाला। एंड नेक्स्ट समझते हैं स्फीयर। फोर्थ वाला ना, फिफ्थ वाला शायद, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का बेस्ट एग्जांपल है द टेनिस बॉल में ऑब्जर्व करो। सॉलिड स्फीयर समझो एक, क्या बोल सकता हूँ सॉलिड स्फीयर में क्या बोल सकता हूँ, समझो, या लड्डू समझो। लड्डू तो स्फीयर के टाइप का होगा, यानी कि सर्कल में दिखता होगा, एंड लड्डू क्या फोड़ने पे अंदर होल, यानी कि खाली दिख रहा है, यानी कि छोटा वाला उसके ऊपर लेयर, लड्डू क्या उसके लेयर इधर काटने पे क्या इसमें होल, यानी कि खाली दिख रहा है? नहीं ना, पूरा भरा है ना, तो वो सॉलिड स्फीयर, एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर को क्या बोलता हूँ, जब आप क्रिकेट बॉल को कट करते हैं, यानी कि टेनिस बॉल, स्पेशली टेनिस बॉल को जब आप कट करते हैं, उसका अपर लेयर निकालिए। समझे? टेनिस बॉल जब फूटता है,
क्या वो हाफ में फूट के हाफ फूटता है और आप ऐसे निकाल देते हैं, टेयर करते हैं, और आपको ये गोल गोल जगह पे इधर अंदर खाली दिख रहा होगा ना, खाली 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 अंदर, वही है होलोस्फेयर का एग्जांपल। यानी कि ऊपर से सराउंडेड है समथिंग ऑफ मटेरियल्स, बट अंदर खाली है, कुछ भी अंदर नहीं है, तो वो होगा हमारा होलोस्फेयर। दो दो चीज का भी, यानी कि इन दोनों का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट एट जियोमेट्रिकल सेंटर, दोनों का भी एट जियोमेट्रिकल सेंटर। ऐसा सॉलिड स्फीयर देखने को तो दो भी ऐसे ही दिखेगा, अंदर से वो खोखला है, कुछ भी नहीं अंदर, इसमें अंदर ज्यादा है, लड्डू और क्रिकेट बॉल। एंड द नेक्स्ट वी कैन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्राइंगल ऐसा है, और इसका ज्योमेट्रिक सेंटर आपको इधर दिख रहा होगा, वेयर द, यानी कि वेयर, वेयर नहीं, इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट मैथ्स का पार्ट है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, परपेंडिकुलर से घसीटेंगे ऐसे वैसे आ जाएगा, सीधा परपेंडिकुलर आके मारेगा, ऐसे कुछ, एट द पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ये बहुत ये हो रहा है, पता नहीं। नेक्स्ट इज हमारा क्यूब और क्यूबॉइड, दोनों का भी, एक तो ऐसा है ना, और एक तो क्यूबॉइड ऐसा ना, इन दोनों का भी एट द पॉइंट ऑफ, इधर कुछ होगा इधर, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, इसका डायगोनल्स क्या, इट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, यानी कि ऐसा कुछ डायगोनल्स ना, ऐसे ऐसे ऐसे, जब डायगोनल्स एट अ पॉइंट में सब मीट होंगे, वो पॉइंट को ही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी माना जाएगा एक क्यूब और क्यूबॉइड के लिए। नेक्स्ट रिजल्ट कॉपी करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद लिख लो, मगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। एंड द नेक्स्ट इज हमारा कितना, छठवां सातवां पता नहीं, चलो एनी लेमन नंबर। नेक्स्ट इज हमारा कोन, इट इज सॉलिड, नहीं होलो बात करते हैं। अब हमारा टर्निंग पॉइंट आएगा, कौन है, ये वाला होलो है, कौन है, होलो है, एंड इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारे लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने फाइंड आउट किया, वो यहाँ है, इट सीम्स ईजर है, यानी कि h/3 हाइट ऑफ फ्रॉम बेस, इसका हाइट इतना है, हाइट इतना है फ्रॉम बेस से, यानी कि यहां से h/3 डिस्टेंस पे है, h/3 डिस्टेंस पे है, दिख रहा है, h/3 डिस्टेंस से है इधर फ्रॉम द बेस, h/3 डिस्टेंस फ्रॉम बेस, h/3 डिस्टेंस फ्रॉम बेस, एंड पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद आपको कोन सॉलिड, किधर, कोन सॉलिड यानी कि पूरा खोखला नहीं, इस बार पूरा कवर है, ऐसे कुछ समझो, खोखला नहीं है, पूरा कवर है, पूरा कवर है, एंड इस बार h/4 डिस्टेंस फ्रॉम बेस,
ये बेस है, यहां से ये h है, यहां से h/4 मैं इस बार पहला मैं आपको कोन होलोकोन ब्रैकेट होलोकोन शटलकॉक होलोकोन के लिए एग्जांपल। ओके, तो शटलकॉक देख रहे हैं आप, क्या इसके अंदर सॉलिड है नहीं ना, खोखला है ना, अंदर से खोखला है ना, कुछ भी नहीं है अंदर, बस आउटर कवरिंग लेयर है, उतना ही आउटर कवरिंग लेयर है, अंदर से खोखला है। तो इसका हो जाएगा कोन, होलोकोन के लिए एग्जांपल। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हमारा बेस है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका क्या बोल रहा है, हाइट तो इतना है समझो, h/3 फ्रॉम द बेस, h/3 डिस्टेंस में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/3 डिस्टेंस पे। एंड सॉलिड कोन अब सॉलिड कोन में थोड़ा सा मास ज्यादा हो गया। जब खोखला था, मास तो सॉलिड कोन से कम था, यानी कि कुछ भी अंदर नहीं था। तो समझो कि उसका होलो कोन का ग्राम 20 ग्राम था। अब सॉलिड कोन यानी कि अंदर भी उसका वेट है, अंदर भी मास है, तो अब हो गया उसका, समझो 20 ग्राम था, अब सॉलिड कोन अंदर में कुछ मिलाया गया है, कुछ सामान डाला गया है, कुछ भी डाला गया तीन में, कोई तो फालतू फालतू डाला गया, मगर सॉलिड कोन बना दिया। अब उसका मास थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, समझो 100 ग्राम, 100 ग्राम हो जाएगा। यस, अब ये 20 ग्राम वाला, ये 100 ग्राम वाला है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खाली है इसीलिए बहुत ऊपर है, यानी कि खाली है इसलिए बहुत ऊपर है, बेस से बहुत ऊपर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। अभी मास है, अंदर भी मास है, अंदर भी कुछ थिंग्स है। तो यहां ज्यादा है या यहां ज्यादा है मास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मास, क्या यहां ज्यादा है या यहां ज्यादा है, क्या यहां ही ज्यादा है ना। तो जहां इस पॉइंट का था h/3, थोड़ा सा घटके यहां था, समझो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब होलोकन का, तो अब मास अंदर डाला गया है, तो मास जैसे आपको दिख रहा होगा इधर ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो मास थोड़ा घटके नीचे आ जाएगा। बेसिकली क्या बोल रहा हूं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। एक बात ऐसे कि जहां थोड़ा मास ज्यादा होगा, जहां थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मास ज्यादा होगा, उस साइड पे, मेरे लेमन लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ऐसे बात करो आपको इजी करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को, उस साइड पे, उस तरफ पे, यानी कि वो उस नियरर टू द होल, यानी कि जहां ज्यादा मास कंसंट्रेशन है, उस जगह के नजदीक पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादातर पाया जाता है। तो वही है होलोगन पे ऊपर था थोड़ा, अभी मास अंदर ज्यादा गया तो अब मास इधर ज्यादा है, तो नीचे घट गया क्योंकि मास इधर ज्यादा है उधर नहीं। अगर उधर मास कहीं तो दूसरा ऑब्जेक्ट में उधर मास ज्यादा तो ऊपर जा सकता था, शायद नहीं जा सकता था, जाता भी था। तो हाँ, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर चर्चा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर चर्चा। तो नेक्स्ट हम इसके थोड़े एप्लीकेशन लेवल, यानी कि एप्लीकेशन लेवल में बात करूं मैं, एग्जाम्स में जो थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, पूछे गए हैं ना, इसके बारे में बोलते हैं सेंटर ऑफ, बात करते हैं, यानी कि थोड़ा सा उस पे सॉल्व करते हैं। आईसीएससी 2025 नहीं 2024, आईसीएससी 2024 पे 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बोलता, मुझे उसके बेस, उसके कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट पूछा गया था उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बोला गया था कि कौन है आपके पास, उसका हाइट है 6 मीटर समथिंग, तो ये होलो कौन है 6 सेंटीमीटर शायद, आइसक्रीम का कौन है बेसिकली, आइसक्रीम का 6 सेंटीमीटर उसका हाइट है। बोला गया था पहली बात, डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डेफिनेशन ऑफ सीजी क्या है, डेफिनेशन इज अ पॉइंट वे द होल
मास यानी कि होल वेट ऑफ द बॉडी सपोज टू बी एक्ट। वो हो गया हमारा डेफिनेशन। सेकेंड क्या पूछा गया था? सेकेंड में सब क्वेश्चन पहला था कैलकुलेट द सीजी फ्रॉम बेस ऑफ द कोन। बेस ऑफ द कोन क्या है? ये होलोकोन है। होलोकोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर पाया जाएगा? h/3 होलोकोन है। h/3 फ्रॉम बेस यानी कि h/3 डिस्टेंस फ्रॉम बेस यानी कि हाइट है हमारा 6 सेंटीमीटर बाई 3। 3 1 जा 3 1 एंड 2 जा 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बेस। ये तो है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बेस। 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बेस ये हमारा सीधी। सेकेंड क्वेश्चन में सब क्वेश्चन बी में पूछा गया था डज द सीजी चेंज यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज व्हेन honey is filled on it in it। क्या चेंज होगा मेरे भाई लोगों, मेरे बहन लोगों? क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा आइसक्रीम कोन में हनी फिल कराया तो? एब्सोल्युटली यस। क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन करने में बोला था हॉलो कोन सॉलिड कोन में थोड़ा मास ज्यादा नीचे है तो नीचे आ जाएगा। यस। जब मैं इस होलो कोन के अंदर हनी फिल करता हूं क्या वो सॉलिड कोन नहीं हो जाएगा? एब्सोल्युटली यस। आपने अगर वैसे सोचा है तो आप सही निकले और आपको वो कॉन्सेप्ट यानी कि ये कॉन्सेप्ट समझ में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। अब हमारा कौन सॉलिड कौन हो जाएगा जब हमारा हनी उसके अंदर डाला जाएगा। तो यस, इसका आंसर होगा यस। उतना ही लिखना था। बट फर्दर एक्सप्लेनेशन वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सॉलिड कौन है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/4 डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम बेस। मींस h/4 6 सेंटीमीटर बाई 4 यानी कि 4 1 जा 4 1.1 to 1.5 आंसर हो जाएगा। 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम बेस। इतना है क्लियर? आईसीसी 2024 में पूछा गया। द नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 2025 में पूछा गया है। क्या था वो क्वेश्चन? इसका क्वेश्चन था फिलिंग द नहीं 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा गया था शायद। क्या पूछा था? एक ऐसा कुछ ब्रांच है झाड़ का और इधर कोई तो ऑब्जेक्ट ऐसा बांधा गया एंड पूरा सॉलिड है समझो। ये पी क्यू, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है आर और ये पॉइंट है एस। अब ये ब्रांच है। ओके, अब ये ब्रांच है। अब पूछा गया था वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेटेड फॉर दिस ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली आप अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाए तो इसका आंसर बहुत इजी है जानने के लिए। तो इसका आंसर क्या आपको इधर होगा? नहीं ना। क्या आप इधर सोच सकते हैं इधर क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा? ऑब्वियसली नॉट। क्या इधर होगा? नहीं। क्या इधर होगा? नहीं। आर पे देखो, बॉडी नीचे है। जैसे कि बॉडी नीचे होगा उसका वेट नहीं बोल सकते। सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा भारी रीजन यानी कि मास जब हैंग हो रहा होगा ना, एक चीज जब हैंग हो रही होगी ना, क्या उसका वेट थोड़ा नीचे कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा? समझो कि पूरा बॉटल हमारा फिल हो चुका है और फिल्ड बॉटल पूरा फिल है, ऐसा रखा हूं लैटरल, ऐसे पोजीशन में रखा हूं हॉरिजॉन्टल। अब मैं पानी के बोतल को ऐसा करूंगा, क्या पानी जो रहता है ऐसे जो रहता है ना, क्या ऐसे आके पानी पूरा नीचे कवर हो जाएगा, ऊपर गैप नहीं दिखेगा आपको? यस दिखेगा। और जैसे ही मैं पानी का बोतल अब उल्टा करता हूं, क्या उल्टे बॉटल होने पर भी ऊपर खाली और नीचे पूरा पानी है? यस। वैसे ही क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे इसलिए नीचे एक्ट हो रहा होगा। अब वैसे ही इसका मास है ना, मास थोड़ा बहुत लोअर रीजन में कॉन्सेंट्रेट होगा। मैं जैसे कि बोल रहा हूं जहां जहां मास कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा है उसके नजदीक में ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रहा होगा, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर ही है। तो हमारा आंसर हो गया आर। आर हमारा पॉइंट है जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है।
तो ये हमारा हो गया आईसीएसई 2025 का सवाल और हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को खत्म यानी कि फिनिश कर दिया क्लियरली समझिए। आज के लिए बस इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर एंड गुड बाय।